हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप भविष्य में रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम देने वाले हों, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम देने वाले हों या आप स्टेट का कोई सा भी एग्ज़ाम देने वाले हों और आपकी परीक्षा में साइंस के सवाल पूछे जाते हैं, तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। 100% आपकी क्लास से परीक्षा में आपको सवाल देखने को मिलेगा। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। और रेलवे आरपीएफ की दोस्तों वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई इन दोनों में से किसी का भी पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि रेलवे में साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, उपरोक्त सभी। दोस्तों आप सब जानते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ से आपसे एक सवाल और पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिविटी को शो करता है, यानी कि रेडियो धर्मिता को शो करता है? तो आप आंसर लगाएंगे ट्राइटियम, रेडियो धर्मिता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा समस्थानिक हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो धर्मिता को शो करता है, तो आप बोलेंगे ट्राइटियम। ये सवाल परीक्षा में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पीनियल ग्रंथि मनुष्य के शरीर के किस भाग में पाई जाती है? उदर में, कंठ में, मस्तिष्क में, यकृत में। तो आप याद करके रखिएगा, जो पीनियल ग्रंथि होती है वो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। तो मस्तिष्क आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि है? पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। दोस्तों याद रखिएगा, मिश्रित ग्रंथि आपसे पूछी गई है। तो दोस्तों ये अग्नाशय ग्रंथि, इसको बोलते हैं मिश्रित ग्लैंड, और परीक्षा में कई बार सवाल रिपीट हुआ है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन में पीयूष ग्रंथि दिखाई दे रहा है। इसके बारे में आपसे सवाल पूछता है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं? तो ये पीयूष ग्रंथि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा ऊर्जा पृथ्वी तक किस माध्यम में पहुंचती है? सबसे पहला क्वेश्चन आप इसका आंसर दीजिएगा कि जो सूर्य द्वारा प्रकाश जो है पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है। इसका आंसर आपको देना है कमेंट कर कर। अब दोस्तों अगर हम सवाल की बात करें तो सूर्य द्वारा जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो पृथ्वी तक किस माध्यम में पहुंचती है, तो आप याद करके रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये विकिरण विधि के द्वारा होती है। तो विकिरण विधि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर दोस्तों हम बात करें संवहन विधि, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ठोसों में, किसमें? ठोसों में। जो ठोसों में ऊष्मा का दोस्तों जो संचरण होता है, तो दोस्तों वो किस विधि के द्वारा होता है? तो आप बोलेंगे संवहन विधि के द्वारा। याद रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पानी में पड़ी हुई पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का विकिरण है? दोस्तों याद रखिएगा, जो पानी में पड़ी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, या जल में तैरती हुई मछलियां थोड़ी सी सतह से उठी हुई दिखाई देती हैं, या जल में पड़ा हुआ सिक्का सतह से थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। आपसे कोई सा भी उदाहरण पूछे, आंसर सिर्फ एक होने वाला है, प्रकाश का अपवर्तन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको ऐसा आभास किया जाए, यानी कि दोस्तों एक्चुअल में ऐसा है नहीं, लेकिन आपको ऐसा आभास कराया जा रहा है, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं पानी में पड़ी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, एक्चुअल में पेंसिल मुड़ी हुई है नहीं, आपको दिखाई दे रही है, आपको आभास हो रहा है। तो दोस्तों वहां पर आपका आंसर क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये वो सवाल है, ना जाने परीक्षाओं में कितनी बार आपसे पूछा गया है। यहाँ से आपसे 3 सवाल पूछता है परीक्षा वाला। नंबर 1 प्रकाशिक तंतु, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर। नंबर 2 आपसे पूछेगा रेगिस्तान में मारीचिका का दिखाई देना। नंबर 3 आपसे पूछेगा कटा हुआ हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। ये तीनों उदाहरण देकर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो केवल इसका एक आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा।
आपसे क्वेश्चन पूछे कि कटा हुआ हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। और दोस्तों रेगिस्तान में मारीचिका का दिखाई देना यानी कि पानी का आभास होना किसके कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। और ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये दोस्तों आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उम्मीद करता हूं पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है, विकिरण कहलाता है कि विक्षेपण कहलाता है? तो याद करके रखिएगा, जो श्वेत प्रकाश है उसका घटक रंगों में विभाजन कहलाता है विक्षेपण। तो विक्षेपण आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको नोट करने हैं वन लाइनर की फॉर्म में अपनी कॉपी में, और इसकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। बने रहिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको पीडीएफ कहां पर मिलने वाली है। और जिन बच्चों का दोस्तों कोई सा भी एसएससी का एग्जाम है या रेलवे का एग्जाम है उनके लिए बहुत ही धमाकेदार जानकारी देने वाला हूं। 100% दोस्तों आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी वो जानकारी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्य की जो श्रवण क्षमता होती है वो कितनी होती है? 16 से 12,000 हर्ट्ज, 20 से 40,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज या 15 से 15,000 हर्ट्ज? तो दोस्तों आप सब जानते हैं जो मनुष्य की जो श्रवण क्षमता होती है वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति कितनी होती है? अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया। यहां से मैं आपको 3 सवाल बताऊंगा। 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 से 20,000 हर्ट्ज या 15,000 हर्ट्ज? दोस्तों आपको सबको पता है अभी मैंने क्या डिस्कस किया था, जो मनुष्य की जो श्रवण क्षमता होती है वो कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि ये ऑप्शन आपका कट गया। ये आपका ऑप्शन वैसे कट गया और ये भी आपका वैसे कट गया। इसमें से बताइएगा दोस्तों, जो पराश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं इनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, अगर यही से सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ ले, अपश्रव्य ध्वनि इसकी दोस्तों आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। ये वो क्वेश्चन है जो दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलने वाले, बिल्कुल एनसीईआरटी के सवाल उठाए गए हैं। और आपके रेलवे के एग्जाम में दोस्तों एनसीईआरटी से ही सवाल पूछा जाता है। अगर आपने रेलवे का कोई एग्जाम दिया होगा, चाहे आप ग्रुप डी उठा के देखिएगा, चाहे एनटीपीसी उठा के देखिएगा, कोई सा भी एग्जाम उठा के देखिएगा, आपको एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन है, सिलिका है या फिर क्लोरीन है? फ्लोरीन, सिलिका, क्लोरीन? तो याद रखिएगा, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर हम दोस्तों बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? C17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। और फ्लोरीन का कितना होता है जल्दी से बताएं। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट कर। चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, 1 2 3 4। 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है या 7 होता है? जल्दी से बताएं क्या होगा आपका राइट आंसर। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट कर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की निकटतम दूरी कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की 25 सेंटीमीटर? तो इस क्वेश्चन को तो बच्चा जानता है, 25 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए दोस्तों यहां से मैं आपको 3 से 4 ऐसे सवाल बताता हूं जो विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको याद होगा उत्तल लेंस, अवतल लेंस। एक होता है आपका उत्तल लेंस, एक होता है आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस, बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है कि किस लेंस का उपयोग कौन से दृष्टि दोष में करते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछे उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष और अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष, अब आप कहेंगे इसको याद कैसे किया जाए। याद करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आपने बहुत जगह दोस्तों सुना होगा लेकिन आपके दिमाग से उतर जाता होगा, लेकिन आज के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं इस ट्रिक को। दोस्तों उत्तल लेंस आप बोल के देखिएगा, उत्तल ऊ ऊ ऊ, तो दूरी दूर 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 को बोलिए, उत्तर को बोलिए, बड़ू बड़ू की दोस्तों उच्चारण हो रहा है, तो इसको आप ऐसे रिलेट कर याद करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। अवतल लेंस, अवतल अवतल, अब निकट आ,
निकट, निकट इसको ऐसे बोलेगा, मैंने इसको ऐसे याद किया है, आप भी इसको ऐसे ही याद कीजिएगा। दूर दृष्टि दोष में दोस्तों हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष में हम दोस्तों अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका की खोज के लिए किसे जाना जाता है? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, डी डुबे या कैमिलो गोल्जी? दोस्तों आप सब जानते हैं कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, जो कि 1665 के आसपास की थी, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों अब कोशिका का दोस्तों अध्ययन क्या कहलाता है? ये सवाल बहुत परीक्षा में पूछा गया है। आप बोलेंगे साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कोशिका के अध्ययन क्या कहलाता है तो आप बोलेंगे साइटोलॉजी। अब दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने दोस्तों केंद्रक की खोज की थी। किसकी? केंद्रक, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब दोस्तों आपको याद होगा लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। कैमिलो गोल्जी ने दोस्तों गोल्जी काय की खोज की थी। किसकी? गोल्जी कॉय, गाल्जी काय की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी। ये चारों खोजें और इनके दोस्तों वैज्ञानिक के नाम आपको याद रखने, परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, अल्टमैन। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों सूक्ष्म विज्ञान का जनक माना जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर हम दोस्तों बात करें ऑप्शंस को लेकर तो अल्टमैन, इन्होंने दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। याद रखिएगा परीक्षा में सवाल पूछा जाने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। दोस्तों विलियम हार्वे, आपको दोस्तों याद होगा रक्त परिसंचरण तंत्र, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। और दोस्तों रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की, तो आप बोलेंगे कार्ल लैंडस्टीनर। ये दोनों सवाल अलग अलग हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र कौन है? विलियम हार्वे। और रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति, रिक्तिका, लवक, तारक काय। दोस्तों ये वो सवाल है न जाने परीक्षाओं में कितनी बार आया है। यहाँ से दोस्तों आपको दो सवाल बताऊंगा जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। पादप कोशिका में दोस्तों आपको बता दें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, रिक्तिका भी पाई जाती है, लवक भी, लेकिन ये तारक काय नहीं पाया जाता है। तारक काय दोस्तों केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ से आपसे परीक्षा में सवाल कैसे पूछता है? आपसे दोस्तों ये कोशिका भित्ति को लेकर सवाल पूछा जाता है। परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो याद रखिएगा कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ये बात आप याद करके रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज, लिपिड या काइटिन। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है वो आपका दोस्तों बनी होती है किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। तो सेलुलोज आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिका का पुलिसमैन किसको कहते हैं? दोस्तों कोशिका का जो पुलिसमैन होता है वो हम कहते हैं किसको? गोल्जी काय को कहते हैं। तो गोल्जी काय आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब माइटोकॉन्ड्रिया से दोस्तों आपको याद आ रहा होगा, इसको दोस्तों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कोशिका का ऊर्जा गृह, ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहते हैं? ये दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में हर बार आपसे पूछा जाता है। आइए दोस्तों सारे विटामिन मैं आपको यहीं पर कवर कराऊंगा, एक सवाल मिस मत कीजिएगा। दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है, रेटिनॉल है, साइनोकोबुलिन है या राइबोफ्लेविन है? तो याद रखिएगा जो विटामिन B12 है इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबुलिन। तो साइनोकोबुलिन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों आपको याद होगा विटामिन B12 इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। अगर आपसे पूछे विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है तो आप बोलेंगे कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। ये दोस्तों रेटिनॉल, विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन B1, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, थायमीन। विटामिन B3 इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। लिख लीजिएगा दोस्तों, ये सवाल पूछे गए हैं परीक्षा में। और एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि पेलाग्रा रोग, कौन सा? पेलाग्रा रोग,
ये पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। और राइबोफ्लेविन विटामिन B2, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ये दोस्तों होगा विटामिन बी से संबंधित बनने वाले सवाल। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और नोट कराता हूँ। आई थिंक आपने ये नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं कुछ और टॉपिक की तरफ। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, विटामिन ए का मैंने अभी आपको बताया रेटिनॉल, विटामिन बी हम डिस्कस कर चुके हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड। क्या है? एस्कर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? आप बोलेंगे टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। क्या है दोस्तों? फिलोक्विनोन। उम्मीद करता हूँ सारे विटामिन के नाम आपने नोट कर लिए होंगे। और विटामिन की खोज किसने की थी? एक वैज्ञानिक है फंक करके। कौन? फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी विटामिन की खोज। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा आपने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? दोस्तों आपको बता दें, जो टमाटर है, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। जैसे कि लैक्टिक अम्ल, ये आपका पाया जाता है दूध में। दूध या दूध दही में, दूध दही, ये दही में पाया जाता है। किसमें? दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल दोस्तों यार जल्दी बताएं, सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल नींबू में, नींबू में पाया था सिट्रिक अम्ल। अब अगर आपसे पूछे टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल ये दोस्तों आपका इमली में पाया था। किसमें? इमली में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे एसिटिक अम्ल, कौन सा दोस्तों? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल ये आपका पाया था, ये देखिए सिरका में। किसमें? सिरका में पाया था है। और इसको हम विनेगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनेगर। विनेगर आपका अगर ऑप्शन विनेगर दिया रहे या सिरका दिया रहे, एक ही बात होती है। अब दोस्तों आपको याद होगा फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया था? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल इसको भी आप नोट करेंगे यहीं पर। फॉर्मिक अम्ल ये दोस्तों आपको लाल चींटी में पाया था। लाल चींटी में आपने देखा होगा दोस्तों, लाल चींटी जब हमारे काट लेती है तो हमारा दोस्तों लाल लाल से चकत्ता पड़ जाता है। वो दोस्तों फॉर्मिक अम्ल हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देती है। अब दोस्तों मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल ये आपका सेब में पाया था। किसमें? सेब में पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था पालक, पालक में कौन सा अम्ल पाया था? तो दोस्तों याद रखिएगा पालक में भी ये ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपने नोट किए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आहार श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? तो बच्चा बच्चा जानता है। जो दोस्तों कौन होता है? ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं शाकाहारी। आहार श्रृंखला में शाकाहारी कौन होता है? माफ कीजिएगा, ये तो दोस्तों उत्पादक हैं। आहार श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, यानी कि जो दोस्तों ये घास फूस खाते हैं, वो दोस्तों आहार श्रृंखला में शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मादा शेर और नर बाघ का बच्चा क्या कहलाता है? शावक, शवाना या लिगर या टाइगोन? ये सवाल भी परीक्षा में आया हुआ है। तो टाइगोन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। EEG का संबंध निम्नलिखित में से किस अंग से है? ये वो क्वेश्चन है जो अच्छे को कंफ्यूज कर देता है। यहाँ से दोस्तों आपको दो क्वेश्चन क्लियर करूँगा। एक होता है EEG, एक होता है ECG। इसमें आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आइए चलते हैं दोस्तों। EEG इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। ये दोस्तों मस्तिष्क से संबंधित होता है। अगर आपसे ECG पूछे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये दोस्तों हृदय से संबंधित होता है। याद रखिएगा जो EEG है वो मस्तिष्क से संबंध रखता है और जो ECG है वो दोस्तों आपका हृदय से संबंध रखता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो बच्चा बच्चा बता देगा, पास्कल होता है। तो पास्कल आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडलीय दाब को का उपयोग, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, यानी किस उपकरण का उपयोग करते हैं? सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, अल्टीमीटर या विंडवेन? दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम करते हैं दोस्तों बैरोमीटर का इस्तेमाल, आप सब जानते हैं। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अल्टीमीटर, इससे मापते हैं ऊंचाई, ऊंचाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है ऊंचाई का मापन किससे करते हैं? तो अल्टीमीटर से। विंडवेन, पवन वेग, पवन वेग, पवन की जो दिशा है इसका वेग कर विंडवेन। सिस्मोग्राफ, तो ये तो दोस्तों भूकंप से संबंधित है, आप सब जानते हैं।
भूकंप मापी कौन सा दोस्तों पैमाना है? सिस्मोग्राफ। उम्मीद करता हूँ नोट हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? वाट, वाट घंटा, किलोवाट जूल या किलोवाट घंटा? क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। विद्युत ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक होता है वो होता है आपका किलोवाट घंटा। आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय वोल्टेज या प्रकाशीय विद्युत, प्रकाशीय चालकीय प्रभाव या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों याद रखिए प्रकाशीय वोल्टेज प्रभाव पर कार्य करता है। आई थिंक इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे खुद से। इस क्वेश्चन को आप रीचेक करेंगे खुद से। जिस क्वेश्चन को मैं बोल दूं कि रीचेक करना, यानी कि दोस्तों आपको उसका आंसर ऑथेंटिक नहीं मानना है। यहाँ से इसको आप एक बार रीचेक करेंगे, फिर आप उसका आंसर ऑथेंटिक मानेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? दोस्तों आपको बता दें जो बल की परिभाषा है न्यूटन के दूसरे नियम से संबंधित है। दूसरा नियम। अब दोस्तों न्यूटन के दोस्तों तीनों नियम तो आपको याद ही होंगे। पहला नियम क्या कहता है? जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहेगी। जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरा दोस्तों नियम क्या था? वस्तु पर लगने वाला बल F वस्तु के वेग के अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है, कुछ इस टाइप का है। इसको आप रीचेक कर लेंगे। और तृतीय नियम क्या है? ये दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इसको दोस्तों यानी कि आप किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं वह वस्तु उतना ही बल आपकी विपरीत दिशा में लगाती है। ये दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, न्यूटन का थर्ड लॉ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूरी के मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ऑडोमीटर, पायरोमीटर, हाइग्रोमीटर या फेदोमीटर? दोस्तों दूरी का मापन किससे करते हैं? दूरी का मापन ओडोमीटर से। तो ओडोमीटर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको भी आप याद रखिएगा। अगर हम दोस्तों बात करें पायरोमीटर, अगर किसी दूर स्थित वस्तु का ताप, किसी दूर स्थित वस्तु का उच्च ताप ज्ञात करने के लिए हम पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हाइग्रोमीटर दोस्तों क्या होता है? हाइग्रोमीटर। फेदोमीटर दोस्तों गहराई के मापन में फेदोमीटर। हाइग्रोमीटर होता है आर्द्रता का मापन होता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश किस माध्यम में सर्वाधिक गति करता है? प्रकाश ठोस, द्रव, गैस, निर्वात? तो आप सब जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो निर्वात आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और कितनी चाल होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये दोस्तों आंकड़ा याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया ये कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ लिया जाता है कि जो ठोस है, ठोस की चाल, माफ कीजिएगा ध्वनि की चाल, अगर आपसे पूछे ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस माध्यम में होती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो ओम आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों जल्दी से बताएं एम्पियर किसका SI मात्रक है? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में उत्सर्जन तंत्र के निस्पंदन की इकाइयों का क्या नाम है? मूत्रवाहिनी, तंत्रिका कोशिका, विक्राणु? तो विक्राणु आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको भी आप नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, लार ग्रंथि निम्नलिखित में से किस एंजाइम का श्रावण करती है? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन या पेप्सिन? तो दोस्तों याद रखिएगा जो लार ग्रंथि है वो एमाइलेज एंजाइम का श्रावण करती है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों आपको याद होगा, यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अगर पूछा जाए मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप बोलेंगे यकृत। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आप बोलेंगे थायराइड। ये 2 सवाल आपको याद रखने हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो आप बोलेंगे थायराइड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चगास रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, फंगस? तो दोस्तों आपको याद होगा ये प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है चगास रोग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जो आंत्र ज्वर किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, फंगस? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। वैसे तो देखा जाए रोग तो दोस्तों बहुत सारे होते हैं, इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस वजह से कौन सा रोग होता है। वहाँ से आप दोस्तों सारे रोग कवर कर लीजिएगा। लेकिन जो परीक्षा में रिपीटेड बार सवाल पूछे गए हैं वो दोस्तों जो मैं वही आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। आंत्र ज्वर किसके कारण होता है? ये दोस्तों आपका जीवाणु के कारण होता है। तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? जीवाणु आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य कौन करता है? मांसपेशी, उपास्थि, लिगामेंट, कांडरा। तो लिगामेंट करता है, साफ साफ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सार्स का क्या अर्थ होता है? ये लीजिए एक और बहुत जबरदस्त सवाल जो परीक्षा में आपको कंफ्यूज कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। सार्स मानव तीव्र श्वसन सिंड्रोम, गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम, उप तीव्र श्वसन सिंड्रोम, सभी श्वसन लक्षणों का प्रदर्शन। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम, इसको बोलते हैं सवेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसको इंग्लिश में इसका पूरा नाम है सार्स का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सर्वदाता रक्त वर्ग कौन सा है, यानी कि जो सभी को रक्त प्रदान कर सकता है? सर्वदाता पूछा है, ए बी, ए बी प्लस, ओ माइनस। तो याद रखिएगा दोस्तों, सर्वदाता आपसे पूछा है माफ कीजिएगा, सर्वदाता है आपका ओ माइनस। ओ नेगेटिव दोस्तों सर्वदाता, यानी कि आप किसी व्यक्ति को ओ नेगेटिव रक्त चढ़ा सकते हैं बिना किसी जांच पड़ताल के। सर्वग्राही कौन सा है? ए बी प्लस। सर्वग्राही, सर्वग्राही यानी कि सभी से रक्त ले सकता है, सर्वग्राही। याद रखिएगा। रक्त समूह की खोज किसने की थी? जल्दी से कमेंट करके बता दें, अभी मैंने आपको बताया है। द्रुमाक्ष और तंत्रिकाक्ष किस कोशिका के भाग हैं? जल्दी से बताएं। लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, न्यूरॉन की नेफ्रॉन। दोस्तों आई थिंक ये न्यूरॉन का भाग है, इसको भी आप रीचेक करेंगे खुद से। तो द्रुमाक्ष और तंत्रिकाक्ष ये दोस्तों न्यूरॉन के भाग होते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय की गति को नियंत्रित करता है? हृदय को नियंत्रित करता है मेरुरज्जु, तंत्रिका कोशिका, मेडुला ऑब्लांगेटा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो मस्तिष्क का जो मेडुला ऑब्लांगेटा वाला भाग है, या दोस्तों हमारा उल्टी हो गया या दोस्तों चक्कर हो गया, इन सब चीज़ों को नियंत्रित करता है और हृदय को भी नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अंग व्हेल का श्वसन अंग होता है? व्हेल मछली का श्वसन अंग कौन सा है? त्वचा, फेफड़ा, श्वास नली, गलफड़े। तो फेफड़ा दोस्तों, जो फेफड़े होते हैं वो श्वसन अंग होते हैं किसका? व्हेल मछली का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मछलियों का हृदय कितने कक्षीय होता है? 1, 2, 4, 13। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 2 कक्षीय होता है मछलियों का हृदय। मनुष्य का तो दोस्तों 4 कक्षीय होता है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। और दोस्तों मगरमच्छ का भी दोस्तों 4 कक्षीय होता है। कॉकरोच, अगर आपसे पूछा जाए कॉकरोच, इसका हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है? ये दोस्तों 13 चैम्बर्ड होता है। याद रखिएगा, सवाल पूछा गया परीक्षा में। अगला क्वेश्चन, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोलपास्टस रेफर, पैंथरा लियो, सिटेक्यूला यूपैट्रिया या पावो क्रिप्टोकस। दोस्तों याद रखिएगा, ये मोर का वैज्ञानिक नाम भी आपसे पूछा गया, पावो क्रिप्टोस्टेसस, यानी दोस्तों यहाँ पर पावो क्रिप्टोपस होना चाहिए था, पावो क्रिप्टोपस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसको एनिमल स्टार्च के रूप में जाना जाता है? दोस्तों एनिमल स्टार्च के रूप में किसे जानते हैं हम? सेलुलोज को, ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को, पैक्टिन को। दोस्तों एनिमल स्टार्च के रूप में जानते हैं हम ग्लाइकोजन को। अब दोस्तों जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप संभाल के रखिएगा। अगर आप दोस्तों रेलवे का कोई सा एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी का कोई सा एग्ज़ाम दे रहे हो, या दोस्तों आप एसएससी और रेलवे से ही दोस्तों ये बात जुड़ी हुई है, आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, एसएससी या रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम देने वाले हो, तो दोस्तों उसके लिए एक ब्रह्मास्त्र सीरीज शुरू हो चुकी है। आज उसकी पहली क्लास है, इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। और दोस्तों जो अभी आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है, उसके में दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं, सारे सवाल मैं दोस्तों डेली बेसिस पर आपको कराने वाला हूँ। इस बार जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, यानी कि जीके जीएस का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है आरपीएफ के पेपर में। उसके लिए दोस्तों इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा एक पीडीएफ वाली ई नोट्स तैयार की गई है। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स जिसको हम कह सकते हैं। 130 पेजेस की ये पीडीएफ होने वाली है, 130 पेजेस की। और उसके अंदर मिलने वाला क्या है आपको, वो समझिएगा आप। अभी तक एसएससी में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सारी परीक्षाओं में जो सवाल आपसे पूछे गए हैं, सारे सवाल आपको वहाँ पर इंक्लूड कर दिए गए हैं 1 लाइनर की फॉर्म में। यानी कि दोस्तों आपको वहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक, जीके, इकोनॉमिक्स और विविध प्रश्न, सारे प्रश्न आपको दोस्तों वहाँ पर मिल जाएंगे। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। मात्र दोस्तों 130 पेजेस की पीडीएफ है। अगर आपने दोस्तों इसको सही से पढ़ लिया तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाएगा। जीके का 80 to 85% कवर
आप आसानी से कर लेंगे और इसकी प्राइस बहुत अफोर्डेबल रखी गई है आप सभी के लिए, मात्र 50 रुपीज़ में। दोस्तों आप इतने में आप कोई बुक लेने जाएंगे तब भी आपको इतनी बेहतरीन बुक नहीं मिलने वाली है, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के रखिएगा। मात्र 50 रुपीज़ में ये PDF आपको दी जाएगी। एक नंबर में नोट कर रहा हूँ, इसको आप नोट करेंगे 7078-142-717। ये हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। इसके ऊपर आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी चलाते हो, आप 50 रुपये पे कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर कीजिएगा, आपको वो PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और जितनी भी क्लासेस होंगी सारी PDF भी आपको वहीं पर दी जाएंगी। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप दोस्तों इन सब क्लासेस की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने अपने दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपनी कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करके रखा हुआ है, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन आप इस PDF को ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। जिन जिन बच्चों ने इसको परचेज़ किया है बहुत अच्छा रिव्यू निकल कर आया है, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है इस PDF को लेकर। अगर जानकारी पसंद आई है तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप के सपने के लिए की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एकमात्र अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों ब्रोमीन, आयोडीन, पारा। तो याद रखिएगा यहाँ से 3 सवाल आपसे बनते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? पारा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आपसे पूछे माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ब्रोमीन। यहाँ पर अधातु पूछा गया है, एकमात्र अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। अगर यही आपसे पूछ ले एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती तो आप बोलेंगे पारा, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? दोस्तों पीएच पैमाने की खोज फंक ने की है, वीनर ने की है, रोंटजन ने की है कि हेनरी बैकलॉल ने की है? किसी ने नहीं की है। पीएच पैमाने की खोज दोस्तों किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। किसने की थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने की थी पीएच पैमाने की खोज। बहुत दोस्तों घुमाने वाला सवाल था, मैंने दोस्तों यहाँ पर एक भी ऑप्शन सही नहीं रखा था। याद रखिएगा सोरेनसन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने की है। फंक ने विटामिन की खोज की है। वीनर ने दोस्तों RH फैक्टर की खोज की है, याद रखिएगा। रोंटजन ने दोस्तों किसकी खोज की है? जल्दी से बताएं, रोंटजन जल्दी से बताएं। एक्सरे मशीन, आई थिंक दोस्तों एक्सरे मशीन की खोज की है रोंटजन ने, इसको आप रीचेक करेंगे खुद से। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पीएच पैमाने से जो आपको याद रखने हैं, 0 से 14। अगर आपसे पूछे जाए कि पीएच पैमाने के दोस्तों नंबरिंग कहाँ से 0 से 14 तक होती है, अगर वैल्यू 7 से आगे जा रही है तो दोस्तों कैसा होगा? क्षारीय। अगर वैल्यू 7 से कम जा रही है तो क्या होगा? अम्लीय। जैसे कि जो दोस्तों रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, आप सब जानते हैं। ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, तो ब्लड हमारा कैसा है? हल्का क्षारीय है। तो याद रखिएगा पीएच पैमाना 0 से 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी, हेपेटोलॉजी, साइटोलॉजी, माइकोलॉजी। तो याद रखिएगा जो कैंसर का अध्ययन होता है अब उसको कहते हैं ऑन्कोलॉजी, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, मैंने अभी आपको बताया था। माइकोलॉजी फंगस यानी कि कवकों का अध्ययन कहलाता है आपका माइकोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष समय का, बल का, दूरी का या भार का? गलती मत कीजिएगा, समय का मतलब लगा कर आइएगा। प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का मात्रक होता है, दूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? सवाल को सही से पढ़ेगा, श्वसन की क्रिया पूछी है। अब चाहे श्वसन आप करें, चाहे मैं करूं, चाहे पेड़ पौधे करें, चाहे जीव जंतु करें, जो प्रोसेस दोस्तों सभी लोग करते हैं श्वसन की क्रिया में वही प्रोसेस होने वाला है। तो दोस्तों कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं श्वसन की क्रिया के दौरान। अगर यही सवाल आपसे बदल दे, आपसे कह दे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं? मास्टर ग्रंथि तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं हाइपोथैलेमस को, तो जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से कौन सा सिंड्रोम होता है? डाउन, एडवर्ड, पटाउ, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें डाउन सिंड्रोम होता है 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में।
और दोस्तों यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं कुल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों ये पटाउ सिंड्रोम, इसको भी आप यहीं पर लिख ले, 13वें गुणसूत्र की ट्रायसोमी से पटाउ सिंड्रोम होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान मैंने अभी आपको बताया 7.4 होता है, और रक्त कैसा है? हल्का क्षारीय है। 5.4 किसका पीएच मान है? तो आपको याद होगा अम्ल वर्षा का है। किसका? अम्ल वर्षा। ये दोस्तों 50 क्वेश्चन से साइंस के, जो विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न बार पूछे गए थे, जो कि मैंने आज आपको यहाँ पर नोट करा दिए। अब आप कमेंट करके बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज का कंटेंट आपको कैसा लगा। अगर क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचते रहें। और जिस 200 ई नोट्स को लेकर मैंने आपको जानकारी दी है, उसको आप 100% परचेज करके रखिएगा। आप पेपर देने जाइएगा और फिर मिलाइएगा आकर घर पर, तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, इस ई नोट से बहुत प्रॉफिट हुआ है, मुझको बहुत बेनिफिट हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एग्जैक्ट सवाल आपकी परीक्षा में हूबहू आपसे पूछा ही जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको सारे ऑप्शंस दे के सुने लगेंगे, सारे क्वेश्चन आपको दे के सुने लगेंगे उन ई नोट्स को पढ़ने के बाद। क्योंकि दोस्तों सालों में जो पेपर हुए हैं उनका निचोड़ आपके सामने रखा गया है उन ई नोट्स में। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।